सो अब आपने देखा कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में हमारे पास हमेशा कैरेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल जो है वो इसी फॉर्म का होगा, एस प्लस ए नॉट का। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स जो है वो हमारे पास हमेशा जो सा वो रियल एक्सिस के ऊपर रूट्स होंगे, और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में हमेशा हमारे पास जो टाइम रिस्पॉन्स होगा वो ई रेज टू पावर माइनस ए नॉट टी की फॉर्म का बन रहा होगा। ओके, ई रेज टू पावर माइनस ए नॉट टी भी हो सकता है, ई रेज टू पावर प्लस ए नॉट टी भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन के जो है वो बेसिकली फैक्टर क्या है, एस प्लस ए नॉट का फैक्टर है या एस माइनस ए नॉट का फैक्टर है। ओके, मतलब आएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही। सो अब आप देखें तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के अंदर बेसिकली जो है वो हमेशा नेचुरल रिस्पांस के अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल हो या इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल हो, तो हमें जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की प्रॉपर्टीज को जरा देखना पड़ेगा। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की अगर प्रॉपर्टीज को हम स्टडी कर लें तो हम जो है वो फर्दर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स के बारे में और बहुत सी चीजें जो सा वो डिड्यूस कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो निकाल सकते हैं। सो क्योंकि हम सिस्टम एनालिसिस कर रहे हैं तो सिस्टम एनालिसिस के लिए जो सा वो एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है इसका एनालिसिस करना जो सा वो जरूरी है। सो अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के एनालिसिस के अंदर हम बात करें तो स्पेसिफिकली एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड एक और जो हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आ रही है, करेक्टरिस्टिक्स आ रही है, दैट इज टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट जो है वो आप कह सकते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो है वो हमें स्पीड बता सकता है उसके डिके करने की या उसके राइज करने की। सो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो राइज करने की या डिके करने की स्पीड है, दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम कांस्टेंट। सो टाइम कांस्टेंट क्या है, तो अगर स्पेसिफिकली हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अगर हम राइजिंग एक्सपोनेंशियल की बात करें, सो राइजिंग एक्सपोनेंशियल है ई रेज पावर प्लस ए टी है अगर, सो इन दैट केस के द टाइम टेकन बाय द रिस्पॉन्स टू रीच 63% ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। सो 63% ऑफ फाइनल वैल्यू, अगर फाइनल वैल्यू 100% थी फॉर राइजिंग एक्सपोनेंशियल, सो इस पॉइंट पे अगर 100% थी, तो द टाइम टेकन बाय response to reach 63% of the final value, that is called one time constant, that is called the time constant. So and it is represented by tau. ओके, सो ये टाइम कांस्टेंट है। और ये 63% का फिगर कैसे आ रहा है, सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि अगर टोटल हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है 100%, दैट इज 1। ओके, इसको हमने नॉर्मलाइज कर दिया एंड वी आर सेइंग इट इज 1। सो अगर इसमें से हम ई रेज पावर माइनस 1 टी, सो टाइम तो ऑब्वियसली चलता रहेगा, और अगर जो सा वो ए नॉट हमारे पास जो सा वो 1 हो, तो ई रेज पावर माइनस ए नॉट अगर हम बात करते हैं, तो इस फैक्टर के साथ अगर हम बात करें तो टोटल में से माइनस पर करें तो दैट बिकम्स 0.633। ओके, सो 63%। तो इस तरह से हमारे पास जो सा ये टाइम कांस्टेंट के फैक्टर आ गए। सो टाइम कांस्टेंट इज बेसिकली फॉर राइजिंग एक्सपोनेंशियल्स द टाइम रिक्वायर्ड for the response to achieve 63% of its final value। ऑब्वियसली फाइनल वैल्यू इसकी एसिम्प्टोटिक वैल्यू है जो कि कभी भी 100% नहीं होगी, लेकिन एसिम्प्टोटिक हो जाएगी। स्टिल जो है वो उसका 63% कितनी देर में अचीव होगा, दैट इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट। एंड इसी तरह से अगर हम डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की बात करें, जो कि मोस्टली हमारे पास केसेस होंगे फॉर स्टेबल फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स, फॉर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल वी कैन से दैट के डिकेइंग एक्सपोनेंशियल के केस में जो रिस्पॉन्स है वो फाइनल वैल्यू का फाइनल वैल्यू के 37% तक डिक्रीज करने के लिए जितना टाइम लेता है, सो दैट इज बेसिकली टाइम कांस्टेंट एंड रिप्रेजेंटेड बाय टॉ, वन कांस्टेंट, 1 टी। ओके, वन टाइम कांस्टेंट। सो ये बेसिकली डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल के केस में टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू के हिसाब से, जो भी इसकी स्टार्टिंग वैल्यू, ऑब्वियसली वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ही होगा जहाँ से ये स्टार्ट होगा। सो उस मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जहाँ से स्टार्ट हुआ है उसके 37% तक पहुंचने के लिए जितना भी टाइम रिक्वायर्ड है, सो दैट इज टाइम कांस्टेंट फॉर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल्स। ओके, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम सिंपली ई रेज टू पावर माइनस 1 की जो टर्म है, अगर ए नॉट हमारे पास 1 हो तो ई रेज टू पावर माइनस 1 वाज द डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। So in that case, it will become 37%, 0.377.
ओके। सो ये हमारे पास टाइम कांस्टेंट है। सो ये वही फैक्टर है बेसिकली, तो टाइम टेबल ओवर विच के ई रेज पावर माइनस ए नॉट टी डिकेज बाय अ फैक्टर ऑफ ई रेज पावर माइनस 1.37। ओके। सो ए नॉट अगर 1 होता है हमारे पास तो ये वन टाइम कांस्टेंट होगा, ई रेज पावर माइनस 1 जब बनेगा। ओके। सो इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर अगर ये हम कहें इसको ये ई रेज पावर माइनस 2 हो जाए, अगर ए नॉट इज नाउ 2। ओके। सो ई रेज पावर माइनस 2 अगर आता है, सो दैट विल बी बेसिकली दैट विल बिकम 0.15%। ओके। सो 0.15 और 15%। ओके। सो at a naught is equal to 2, so this decaying exponential will decrease to 15% of its final value। okay। इसी तरह से अगर हमारे पास e raised power minus 3 की टर्म आती है, so in that case this will become 0.05 और 5%। so e raised power minus 3 होने के केस में तो ये जो फाइनल वैल्यू का अप टू 5% तक डिक्रीज हो जाएगा, जो जितना फाइनल वैल्यू की 5% रह जाएगा इतना डिके हो चुका होगा एट 3t। ओके। सो इसी तरह से इसको हम 3 टाइम कांस्टेंट कहेंगे। सो ऐसे ही 4 टाइम कांस्टेंट पे ये 2% हो जाएगा, और 5 टाइम कांस्टेंट्स पे ऑलमोस्ट हम बात कर रहे थे कि सो ये 5 टाइम कांस्टेंट तक ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, ये कंप्लीटली डिके कर चुका होगा। इसी तरह से राइजिंग एक्सपोनेंशियल की बात करें, तो राइजिंग एक्सपोनेंशियल के केस में वन टाइम कांस्टेंट जो है वो टाइम है जिसमें 63% ऑफ फाइनल वैल्यू अचीव हो जाती है। और इसी तरह से अगर ई रेज पावर प्लस 2t हो जाए, ओके, सो मतलब यही चीज है, और अगर इसमें मैं 1 माइनस ई रेज पावर माइनस 2 करूं, सो देन इट विल बी 2 टाइम कांस्टेंट नियरली अप टू 85%। तो ये 85% के करीब हो जाएगा। ओके। सो हम बात करते हैं टू टाइम कांस्टेंट्स के अंदर जो है वो फाइनल वैल्यू का 85% अचीव कर लेता है राइजिंग एक्सपोनेंशियल। इसी तरह से 3 टाइम कांस्टेंट में 95% अचीव हो जाएगा, 4 टाइम कांस्टेंट में 98% ऑफ द फाइनल वैल्यू अचीव हो चुका होगा। एंड इन 5 टाइम कांस्टेंट्स हम बात करते हैं कि ये कंप्लीटली अप टू ऑलमोस्ट अप टू फाइनल वैल्यू पहुंच चुका होगा। सो यू सी ये जो है 1 टाइम कांस्टेंट, 2 टाइम कांस्टेंट, 3 टाइम कांस्टेंट, 4, सो ये जो सा वो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स हमें बता रही है। ओके। सो अब ए नॉट की वैल्यू क्या है? सो ए नॉट की वैल्यू की बेस के ऊपर हम जो सा वो ये चीज फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो जो भी राइजिंग एक्सपोनेंशियल है या डिकेइंग एक्सपोनेंशियल है, ये अपनी फाइनल वैल्यू कितनी देर में अचीव कर लेगा। ठीक है। अगर डिकेइंग एक्सपोनेंशियल की बात करें तो ये डिके जो सा वो कितनी जल्दी होना है। ओके। फॉर एग्जांपल जो सा वो ये भी रिस्पॉन्स हो सकता है, इसी तरह से हो सकता है कि डिकेइंग एक्सपोनेंशियल इस तरह से जो सा वो डिके कर रहा हो, एक डिकेइंग एक्सपोनेंशियल हो सकता है कि इस तरह से डिके कर रहा हो। ओके। सो ये डिकेइंग एक्सपोनेंशियल कितने टाइम में जो सा वो डिके होना है, ये चीज हमें जो सा वो बेसिकली टाइम कांस्टेंट से पता लगेगी। ओके। एंड टाइम कांस्टेंट is represented by tau, which is equal to 1 over a naught। okay। so 1 over a naught से हमें पता लगेगा कि टाइम कांस्टेंट क्या है, और उसी से हमें स्पीड ऑफ रिस्पांस पता लगेगी कि ये देर से डिके करेगा या जल्दी डिके कर लेगा या बहुत जल्दी डिके कर लेगा। ओके। और इसके अंदर जो सा वो मल्टीपल टाइम कांस्टेंट्स की जो बात है, तो हम ये बात ज़हन में रखें आप कि हम अज्यूम करते हैं कि फाइव टाइम कांस्टेंट्स तक जो सा वो ये कम्प्लीटली डिके हो चुका होता है। सो अगर लेट से कि किसी भी डिकेइंग एक्सपोनेंशियल का जो टाइम कांस्टेंट है टॉ, दैट इज लेट से कि 1 सेकेंड। ओके। सो हम 1 सेकेंड टाइम कांस्टेंट 1 सेकेंड का मतलब है कि अगर फाइनल वैल्यू 100% थी, तो 1 सेकेंड के बाद जो है ये वैल्यू सिर्फ 37% रह जाएगी। ओके। तो नेक्स्ट अगर जो सा वो 2 टाइम कांस्टेंट्स हो, तो दैट विल बी 2 सेकेंड्स ऑफ ऑब्वियसली, तो 2 सेकेंड्स के बाद जो सा ये सिर्फ फाइनल वैल्यू का 15% रह चुकी होगी। तो अगर हमें टाइम कांस्टेंट पता हो, तो हम ये बता सकते हैं अब कि कितनी देर के बाद जो है ये इसकी वैल्यू कम्प्लीटली डिके होके जीरो हो चुकी होगी। एंड सिंपली दैट इज बेसिकली हमने बात की है कि 5 टाइम कांस्टेंट्स में जो है वो रिस्पांस कम्प्लीटली डिके कर जाता है, ऑलमोस्ट जो सा वो रिस्पांस जीरो हो चुका होता है।
एंड 5 टाइम कांस्टेंट पता है तो 5 टाइम कांस्टेंट से आप बता सकते हैं कि 5 सेकेंड्स के बाद ये रिस्पॉन्स जब स्टार्ट होगा तो ये 0 हो चुका होगा आफ्टर 5 सेकेंड्स। ओके, सो ये हमें फायदा है टाइम कांस्टेंट का। एंड सेम इज द केस फॉर द राइजिंग एक्सपोनेंशियल के केस में भी यही चीज आएगी। तो आजकल जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया हुआ है, तो जितने भी प्लॉट्स किए गए हैं हिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देख के, तो उसका राइज भी बेसिकली एक्सपोनेंशियल राइज ही आ रहा है। सो अभी इसी राइज की बेस पे उसका टाइम कॉन्स्टेंट्स वगैरह देख के जो है ये इस चीज़ का एस्टिमेट किया जा रहा है कि कितनी देर के बाद जो है वो इसका रिस्पांस अपनी पीक पे पहुंचेगा। सो अभी जितनी भी आप देख रहे हैं कि जितनी भी इस पे प्रिडिक्शंस आ रही हैं, तो सारी इसी ग्राफ की बेस पे आ रही हैं। सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ एग्जांपल कि किस तरह से इसका राइज जो है वो हम देख रहे हैं। सो यू सी इस तरह से टाइम कांस्टेंट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में हमारे पास बहुत इफेक्टिव है टू अंडरस्टैंड द स्पीड ऑफ डिके। ओके, सो डिके कितनी जल्दी हो रहा है या कितनी देर से हो रहा है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत अच्छा ये है। और मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स जो है वो हमारी रियल लाइफ में हम आगे पीछे देखें तो दे आर गवर्न्ड बाय फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। सो इन दैट केस टाइम कांस्टेंट इज वेरी हेल्पफुल टू एस्टिमेट द लाइफ और फर्दर एस्पेक्ट्स। ओके, सो अब कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि टाइम कांस्टेंट को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। सो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन हो, तो ट्रांसफर फंक्शन में हमने देखा कि न्यूमरेटर पोलिनोमियल है और एस प्लस ए नॉट जो है वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल था। तो यहाँ पे अब हमें टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए बेसिकली हमेशा डिनोमिनेटर में टॉ एस प्लस वन की फॉर्म बनानी है। ओके, सो ये एस प्लस ए नॉट है। अब इस फैक्टर को जब आप एस प्लस वन का फैक्टर बना लेंगे, और ऑब्वियसली एस प्लस वन का फैक्टर बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो इन दैट केस जो भी आप मल्टीप्लाई करके कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल को एस प्लस वन का फैक्टर बनाएंगे, सो दैट फैक्टर विल बी टाइम कांस्टेंट टॉ। ओके, सो यहाँ पे ये दिखाया गया कि किस तरह से हम टाइम कांस्टेंट ट्रांसफर फंक्शन में फाइंड आउट करेंगे। ओके, सो अगर आप जो सा वो एस प्लस ए नॉट है, सो करेक्टरिस्टिक्स पोलिनोमियल, तो ऑब्वियसली आपको एस प्लस वन बनाने के लिए वन ओवर ए नॉट से जो सा वो पूरे ट्रांसफर फंक्शन को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो पूरे ट्रांसफर फंक्शन को आपने वन ओवर ए नॉट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ओके, वन ओवर ए नॉट, सो न्यूमिनेटर पोलिनोमियल ओवर वन ओवर ए नॉट चला गया, और इसी तरह से वन ओवर ए नॉट जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो बेसिकली ये इसको वन बना देगा। सो अब आप देख रहे हैं कि अब आपके पास ये एस प्लस वन का फैक्टर आ रहा है। सो एस के साथ जो आपके पास जो भी टर्म है, दैट इज बेसिकली टाइम कांस्टेंट tau। okay, and that will be equal to 1 over a naught। okay, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में इस तरह से टाइम कांस्टेंट निकलेगा विच इज इक्वल टू 1 ओवर ए नॉट। दैट्स हाउ टाइम कांस्टेंट इज, हमने बताया कि ये 1 ओवर ए नॉट के इक्वल होगा। सो नेक्स्ट अगर टाइम कांस्टेंट के बारे में फर्दर आप देखें, तो टाइम कांस्टेंट अब जिस तरह मैंने आपको बताया कि न्यूमरस सिस्टम्स जो नेचर में है वो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को फॉलो करते हैं। सो अब फर्स्ट ऑर्डर जितने भी सिस्टम्स हैं, तो टाइम कांस्टेंट कुड बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट सिस्टम्स। ठीक है, इसी तरह से हम बात करें तो आर एल सी सर्किट्स हैं। ठीक है, तो सिंपल आर एल सी सर्किट्स के केस में जो सा वो टाइम कांस्टेंट बहुत कम होता है, फ्यू मिली सेकेंड्स के अंदर जो है वो अचीव हो जाता है इनका टाइम कांस्टेंट। ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर आप चार्जिंग की ही बात करें कि एक कैपेसिटर की चार्जिंग है, तो जैसे ही आप वोल्टेज स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो चार्जर की जो फुल चार्जिंग कैपेसिटी है उसका ये राइजिंग एक्सपोनेंशियल की अगर हम बात करें कि अगर उसने चार्ज होना है, तो उसका जो है वो 63% जो है वो जस्ट फ्यू मिली सेकेंड्स में वो चार्ज हो जाता है। ओके, इसी तरह से अगर हम कैपेसिटर के डिस्चार्ज होने की बात करें, तो उसकी डिस्चार्जिंग जो है वो भी फ्यू मिली सेकेंड्स में अपने फुल वोल्टेज का वो 29% जो है 23% पहुंच चुका होगा। ठीक है, टाइम कांस्टेंट में जिस तरह 37% सॉरी पहुंच चुका होगा। ओके, सो राइजिंग में 63% और डिक्रीजिंग में 37% तक पहुंचना, तो 37% तक जो सा वो वोल्टेज उसका फ्यू मिली सेकेंड्स में जो है वो डिके कर जाता है। ओके, सो ये हमने टाइम कांस्टेंट्स अगर आप आरसी सर्किट्स में देखें तो वो काउंट निकाले भी हुए हैं। सो इंडक्टर्स के केस में टाइम कांस्टेंट विल बी इक्वल टू एल ओवर आर,
और कैपेसिटर्स के केस में टाइम कांस्टेंट विल बी आर सी। ओके, सो ये आपने देखा था कि कैपेसिटर और इंडक्टर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स हैं, एक एक डिफरेंशियल इन्वॉल्व है करंट और वोल्टेजेस की इक्वेशंस में, तो दे आर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। इसी तरह से हम फिर टाइम कांस्टेंट के लिए और नेचुरल अगर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स की बात करें, फॉर एग्जांपल हम रूम हीटिंग की बात करते हैं, तो अब रूम हीटिंग के लिए जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल थर्मोस्टेट्स हम यूज करते हैं, दे आर आल्सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स। हमने पहले एग्जांपल भी देखी है इन द स्टार्ट ऑफ प्रीवियस लेक्चर। तो जब ब्लॉक डायग्राम के लिए हमने स्टार्ट किया लेक्चर 6, तो ब्लॉक डायग्राम में हमने हीटिंग ओवन को ही देखा है। सो दैट केस दैट आल्सो इन्वॉल्व्स फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, सो हीटिंग के केस में जब हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल हीटिंग थर्मोस्टेट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे टाइम कॉन्स्टेंट टेंस ऑफ मिनट्स का हो जाता है। ओके, सो आपने देखा है कि रूम जब भी आप हीट अप करना चाह रहे हो, तो फौरन कभी भी जो सा वो हीट अप नहीं होता। नॉर्मली टेंस ऑफ मिनट्स लगते हैं, 10 मिनट लगेंगे, 15 मिनट्स लगेंगे, तो इतने टाइम में जो सा वो हीटिंग अचीव होती है। तो हीटिंग के जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स है, इन दैट केस जो इनका स्पीड ऑफ एक्सपोनेंशियल राइज है या डिके है, वो स्लो है। ठीक है, तो अगर रूम हीट अप है और अगर वो कूल हो रहा है, मतलब अगर आपने वहाँ पे हीटिंग बंद कर दी है, तो ऑब्वियसली हीट डेसिपेट होना शुरू होगी। तो उसमें भी अगर आप देखें, तो एक स्टेडी स्टेट कंडीशन में आपकी जो सा वो, अगर आप जो सा वो ऑब्वियसली फोर्स्ड कन्वेक्शन नहीं करते, तो नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू भी जो है वो कई टेंस ऑफ मिनट्स लग सकते हैं हीट को जो है वो डेसिपेट होने में। तो ऑब्वियसली वो डिकेइंग एक्सपोनेंशियल होगा अगर हीट जो सा डेसिपेट हो रही है। सो इन दैट केस जो सा वो ऑब्वियसली कुछ मिनट्स के बाद, 10-15 मिनट के बाद जो है वो, आप कह सकते हैं कि टेम्परेचर जितना था उसका सिर्फ जो है वो 37% रह गया। ओके, सो इसी तरह से फर्दर आप देखें कि हमने शॉर्ट टाइम कांस्टेंट की भी बात की है, लार्जर टाइम कांस्टेंट की भी बात की है। मजीद लार्जर टाइम कांस्टेंट्स की बात करें, तो बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस जो है, सो बायोलॉजिकल ग्रोथ प्रोसेस का जो बेसिकली टाइम कांस्टेंट है, दैट इज सेवरल वीक्स। ठीक है, आप ह्यूमन बर्थ को देख सकते हैं। ठीक है, और अदर जो सा वो आप मैमल्स की ऑर्गेनिज्म डिफरेंट जो सा वो लिविंग एनिमल्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स की अगर आप बायोलॉजिकल प्रोसेस को देखें, तो वहां पे सेवरल वीक्स का टाइम कांस्टेंट इन्वॉल्व है। ओके, सो कंप्लीट एक जो है वो किसी भी बायोलॉजिकल ग्रोथ के अंदर जो उसके ग्रो करने का कंप्लीट प्रोसेस है बर्थ का, सो दैट टेक अप टू सेवरल वीक्स। ओके, तो इसी तरह से अगर हम फर्दर और बड़े टाइम कांस्टेंट की बात करें, तो रेडियो एक्टिव डिके। सो रेडियो एक्टिव डिके आप देख चुके हैं कि जो कि सेवरल ईयर्स पे इसका टाइम कांस्टेंट है। हाफ लाइफ की हम बात करते हैं, हाफ लाइफ तो बेसिकली जो है कि फाइनल उसमें जितना डिके होना है, तो उसका 50% कितनी देर में रह जाएगा, कितनी देर में, कितने टाइम में वो 50% डिके कर जाएगा। ओके, लेकिन अगर हम टाइम कांस्टेंट की बात करें, तो टाइम कांस्टेंट के केस में ये बात आ जाएगी कि वो अपना 37% तक जो है वो कितनी देर में डिके हो गया। ओके, सो फाइनल जितना वो था, और डिके होते होते रेडियो एक्टिविटी उसकी डिके होने के बाद 37% कितनी देर में रह गया, एंड दैट कुड बी सेवरल ईयर्स लग सकते हैं आइसोटोप्स को जो सा वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिके करने में। ओके, सो दैट्स हाउ यू सी के टाइम कांस्टेंट जो है वो नेचुरली हमारे पास किस तरह से डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स में आ रहा है। सो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में टाइम कांस्टेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस कैन टेल अस के स्पीड ऑफ रिस्पांस क्या होगी। सो जिस तरह से हमने पहले बात की है कि 5 टाइम कांस्टेंट्स में, ये दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर आपसे कोई रिस्पांस हो और अगर आप चेक करना चाह रहे हो कि लेट्स से कि जी नेचुरल रिस्पांस जो है वो कब डिके करेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि जी ये कर्व है ई रेज़ टू पावर -2d का। ओके, सो यू टेल मी कि ये रिस्पांस जो है, ये नेचुरल रिस्पांस कब तक, कितने टाइम में डिके करेगा। सो यू कैन फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट, और आप मुझे 5 टाइम कांस्टेंट्स बता सकते हैं कि सो बेसिकली इसका जो टाइम कांस्टेंट होगा, दैट विल बी टाइम टाइम कांस्टेंट विल बी 1/2। ओके, मींस के 0.5 सेकेंड। ओके, सो ये जो ई रेज़ टू -2t का कर्व है, तो ये आधे सेकंड के अंदर जो है वो बेसिकली 37% वैल्यू तक पहुंच जाएगा फाइनल वैल्यू का। ओके, और आप कह सकते हैं कि जी ये
अगर मैं बताऊंगा जी e⁻⁻2t कब डिके करेगा, कब जीरो हो जाएगा, ये नेचुरल रिस्पांस कब खत्म होगा, सो यू कैन स्ट्रेट अवे से दैट कि 5 टाइम कांस्टेंट्स में ये कंप्लीटली डिके कर जाता है. ओके, एंड यू कैन से दैट 5 इंटू 0.5 सेकेंड्स में इतनी देर के अंदर ये जो है वो कंप्लीटली डिके कर चुका होगा, नेचुरल रिस्पांस खत्म हो चुका होगा. ओके, ट्रांजिएंट रिस्पांस और नेचुरल रिस्पांस खत्म कर चुका होगा, और उसके बाद जो है वो फिर फोर्स्ड रिस्पांस या स्टेडी स्टेट रिस्पांस शुरू हो जाएगा. सो दैट्स हाउ टाइम कांस्टेंट इज इफेक्टिव इन फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम्स और इन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. आप टाइम कांस्टेंट को यूज कर सकते हैं टू फाइंड द स्पीड ऑफ द रिस्पांस. सो दीज आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ टाइम कांस्टेंट्स जहाँ पे आप टाइम कांस्टेंट निकालेंगे. सो यहाँ पे ओडी है तो ओडी से आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे, एंड ट्रांसफर फंक्शन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं टाइम कांस्टेंट. यहाँ पे ऑलरेडी आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, एंड इन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल यू जस्ट हैव टू मेक द फॉर्म ऑफ s+1 tau s+1. सो tau विल बी द टाइम कांस्टेंट. सो ऑब्वियसली इस जगह पे 1 बनाने के लिए आपको 1/2 से डिवाइड करना है. सो 3/2 इज द टाइम कांस्टेंट. ओके, एंड सेम यहाँ पे ये थोड़ा सा जो है वो बड़ी प्रॉब्लम है. यहाँ पे आपको ब्लॉक डायग्राम की फॉर्म में सिस्टम गिवन है, तो ब्लॉक डायग्राम से आप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करेंगे. इट इज़ अ सिंपल फीडबैक लूप, तो इसका जो है ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना मुश्किल नहीं है, एंड फ्रॉम दैट ट्रांसफर फंक्शन यू कैन फाइंड आउट द टाइम कांस्टेंट. सो यहाँ तक जो सा वो हमने इस लेक्चर में नेक्स्ट जो सा वो अब हम फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस दे चुके हैं. नेक्स्ट हम जो सा वो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस देखेंगे.